हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 5 जिसका नाम है नाजीवाद। इससे पहले इसका लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है और आज यह लेक्चर 2 है। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। तो अगला जिसमें टॉपिक जो दिया गया हेडिंग वो क्या है, नाजीवाद दर्शन। ठीक है ना, नाजीवाद दर्शन सब ध्यान समझेंगे। तो नाजीवाद दर्शन में जो पहला दिया गया है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह। ठीक ना, तो तुम लोग को सबको पता है कि हिटलर के पार्टी का क्या नाम था, नाजी पार्टी। हिटलर के पार्टी क्या नाम था, नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, स्वास्तिक। पता था ना, प्रतीक चिन्ह क्या था उसका, स्वास्तिक। नाजीवाद में उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा है। ठीक ना, नाजीवाद में जो उदारवाद है और जो कौन है, जो लोकतंत्र है। ठीक ना, उदारवाद और लोकतंत्र उन दोनों में आपस में संबंध बढ़िया नहीं बनता है। दोनों आपस में क्या करते हैं, मार करते रहते हैं। ठीक ना, दोनों में संबंध अच्छा नहीं है। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही प्रेस तथा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया एवं विरोधी दलों का सफाया कर दिया। ठीक ना, हिटलर को जैसे सत्ता मिला, यानी जैसे हिटलर का पार्टी नाजी पार्टी क्या हो गया, जीत गया, सत्ता मिलते ही ये क्या किया, जो विरोधी दल था, जो विरोध करता था उसका खत्म कर दिया, विरोधी दल का खात्मा कर दिया। ठीक ना, उसको समाप्त कर दिया। उसने शिक्षण संस्थाओं तथा जनसंचार पर भी प्रतिबंध लागू कर दिया। ठीक ना, जहाँ जहाँ विरोधी दलों को पढ़ाया लिखाया जाता था, उसको जो है विरोध करने के बारे में सिखाया जाता था, उन दलों पर भी क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार जर्मनी में लोकतांत्रिक आवाज को दफन करने का प्रयास हुआ, जो राष्ट्र के घातक सिद्ध हुआ। ठीक ना, यानी जर्मनी में जो लोकतंत्र जो उभर रहा था उसको क्या, लोकतंत्र को दबा दिया गया, जो कि जर्मनी के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं था। ठीक ना, उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका जैसे है नाजीवाद दर्शन का दूसरा पॉइंट, यह दर्शन अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का भी प्रबल विरोधी है। यानी पूरे जर्मनी ही नहीं, पूरे विश्व में क्या था, एक तरह का एक विरोध का कारण बन गया था। हिटलर ने भी समाजवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद किया तथा जर्मन पूंजीपतियों को अपनी ओर मिला लिया। ठीक ना, जो जर्मनी के जो बड़े बड़े लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, अपने ओर क्या किया, मिला लिया। उसके बाद समाजवाद के विरुद्ध में, हम समाजवाद को क्या करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, उसके विरुद्ध में क्या किया, तो आवाज उठाया। ठीक ना, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हिटलर ने इस कार्य को इंग्लैंड एवं फ्रांस की ओर से भी अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। हिटलर जब ऐसा किया तो इंग्लैंड बोला हम तुम्हारे साथ हैं, डायरेक्ट तो साथ नहीं दिया, लेकिन क्या किया, इनडायरेक्ट में साथ दिया। फ्रांस भी इनडायरेक्ट में क्या किया, इसका साथ दिया, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ता गया, उसका और मनोबल बढ़ता गया कि लगता है हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तभी तो फ्रांस जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश में क्या कर रहा है, साथ दे रहा है। अंततः पूरा विश्व एक भयंकर युद्ध के नजदीक अपने को खड़ा पाया। ठीक ना, इस प्रकार देखा कि पूरे विश्व में जो ऐसा भावना जगने लगा अब एक युद्ध होगा, ठीक ना। पहले विश्व युद्ध के बाद कैसे घटना है, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ, लगा दिया है। नाजीवाद दर्शन में सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना है, अर्थात इसके अनुसार राज्य के भीतर ही सब कुछ है, राज्य के बाहर एवं विरुद्ध कुछ नहीं है। ठीक ना, इसमें ऐसा मानना था कि जो भी है राज्य के भीतर ही है, जो भी राज्य के भीतर ही है। ठीक ना, उसके बाहर जो है कुछ भी नहीं है। अगला पॉइंट है कि यह दर्शन उग्र राष्ट्रवाद पर बल देता है। ये दर्शन जो किस पे बल देता है, उग्र राष्ट्रवाद पर बल देता है। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही उग्र राष्ट्रवाद पर बल दिया। जैसे जो सत्ता मिला, ये क्या, राष्ट्रवाद को उग्र करने का, तेज करने का प्रयास किया और उस पर बल दिया। जर्मनी में प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद एवं सैनिक तत्वों की परंपरा रही है। जर्मनी शुरू से क्या, गर्म दल का आदमी, यानी जर्मनी में क्या जनता शुरू से क्या है, बहुत गर्म दल है, वहाँ पहले से ही उग्र राष्ट्रवाद चलता आया है। हिटलर ने जर्मनी के इस मनोवृत्ति का लाभ उठाया तथा अपने आक्रामक व्यक्तियों के द्वारा पूरे जर्मन वासियों को अपमान का बदला लेने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार कर लिया। ठीक है, पूरे जर्मनी की जनता को हिटलर इस प्रकार अपने भाषण में फंसाया, सबको बताया कि तुम्हारा बता इतना अपमान किया गया, तुमको जलील किया गया, तुम पे सब टैक्स लादा गया, क्या तुम अभी चुप रहोगे। ठीक है, सबको क्या किया, उकसाया, उग्र राष्ट्रवाद लाया। अब पूरे जर्मनी में युद्ध का माहौल दिखाई देने लगा। ठीक है, पूरा जर्मनी वैसा माहौल हो गया, अब लगा अब युद्ध हो के रहेगा। युद्ध क्या होगा, हो के रहेगा, कोई रास्ता नहीं था युद्ध रोकने का। नाजीवाद की राजा निरंकुश शक्ति पर बल प्रदान करता है। जर्मनी में हिटलर ने निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। नाजीवाद का राजा किस पे बल प्रदान करता है, निरंकुश शक्ति पे, और जर्मनी में हिटलर क्या किया, निरंकुश शक्ति का ही सहारा लिया। सत्ता में आते ही उसने गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया, जिसका आतंक पूरे जर्मनी पर छा गया था। पूछा गेस्टापो का संगठन किसने किया था, तो हिटलर ने। ठीक ना, अभी आप पॉइंट लिखेंगे, गेस्टापो का संगठन किसने किया था, हिटलर ने। मुख्य बिंदु
लेक्चर 1 में जब मुख्य बिंदु का कितना नंबर तक लिखा दिया गया था? 11। अब 12 नंबर होगा। यहाँ 12वां पॉइंट लिखेंगे। गुप्तचर पुलिस, गुप्तचर पुलिस, गुप्तचर पुलिस, गेस्टापो, गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। पूछा गेस्टापो क्या है? गेस्टापो जो है गुप्तचर पुलिस का एक संगठन है, ठीक ना। गेस्टापो क्या है? गेस्टापो गुप्तचर पुलिस का एक संगठन है जिसका स्थापना किसने किया था? संगठन, ठीक ना, हिटलर ने किया था। उसने विशेष कारागृह की स्थापना की जिसके माध्यम से राजनीतिक विरोधियों का दमन किया गया। एक कारागार मतलब कि विशेष एक जेल बनाया। क्या क्या जेल बनाया? जिसमें राजनीतिक विरोधियों का दमन किया गया। राइख स्टाग की इमारत में हिटलर ने खुद आग लगवाई परंतु उसका दोषारोपण समाजवादियों पर मर दिया, ठीक ना। ये क्या राइख स्टाइग, इस पर क्या क्या हिटलर अपने आप आग लगवाया, ठीक ना। हिटलर ही अपने सैनिक को बोलकर क्या किया? अपने आदमी को बोलकर आग लगवाया, लेकिन उसका टोटल दोष जो है समाजवादियों पर दे दिया। किस पर दे दिया? समाजवादियों पर दे दिया कि समाजवादियों द्वारा यहाँ पे आग लगवाया गया। इस प्रकार उनका राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। अब जर्मनी में एक पार्टी थी, नाजी पार्टी, और एक नेता था हिटलर, ठीक ना। समाजवादी पर क्या किया? टोटल जो है सब कुछ थोप दिया गया। आग कौन लगवाया? समाजवादी पार्टी। इस प्रकार उसका भी खात्मा हो गया, जनता उससे नफरत करने लगे। अब जर्मनी में मात्र एक ही पार्टी बनी थी, ठीक ना। एक ही पार्टी था जिसको सब जनता चाह रहा था। वो कौन था? नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी का जो है नेता कौन था? हिटलर। अगला नाजीवादी दर्शन में नाजी पार्टी का नेता हिटलर था। पॉइंट दिखाई दे कि लिख लो पॉइंट, है ना। नाजी पार्टी नाजी पार्टी नाजी पार्टी का नेता हिटलर था। हिटलर था। नाजी पार्टी का नेता कौन था? हिटलर, ठीक ना। हिटलर था। नाजी पार्टी का नेता हिटलर था। पहले लिखो, दिखाया गया है, ये समझाया गया, ठीक ना। इस प्रकार नाजीवादी दर्शन द्वारा जर्मनी दिखाया है पीछे चक्र पॉइंट दिखाया गया है। अगर नहीं भी दिखाया गया तब रहने दो, और दिखाया गया तो फिर भी रहने दो। इस प्रकार नाजीवादी दर्शन द्वारा जर्मनी में असंतोष का फायदा हिटलर ने उठाया, ठीक ना। हालांकि उसने जर्मनी की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अथक प्रयास किए तथा देखते ही देखते जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बनी, ठीक ना। हिटलर के प्रयास से जर्मनी क्या हुआ? पूरे यूरोप महादेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शक्ति वाला देश बन गया। परंतु हिटलर ने अपनी शक्ति का प्रयोग नकारात्मक दिशा में किया जो राष्ट्र के लिए खतरनाक एवं विरोधी बन गया, ठीक ना। हिटलर को बहुत पावर था, इसका पार्टी जीत गया था। टोटल शक्ति किसके पास था? हिटलर के पास। लेकिन ये क्या किया? अपने शक्तियों का प्रयोग सही नहीं किया, बल्कि क्या किया? गलत तरीके से किया, ठीक ना। हालांकि राष्ट्रवादी होना देश के हित में है, परंतु उग्र राष्ट्रवाद की भावना भयंकर जर्मन मनोवृत्ति को पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास किया जो शायद राष्ट्र हित में नहीं था, ठीक ना। कहता है यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना रखो। किसकी भावना रखो? राष्ट्रवाद की भावना रखो जो तुम्हारे देश के हित में है, ठीक ना। तुम अपने राष्ट्रवाद की भावना यदि हम रखते हैं इसका मतलब हम अपने देश से लगाव है, ठीक ना। लेकिन इतना भी ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना मत रखो। उग्र राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद, जो कि तुम्हारे देश के लिए क्या हो जाए? हानिकारक हो जाए। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही शासन की स्थापना की जिसके दूरगामी परिणाम सही नहीं हुए, ठीक ना। क्योंकि अब पूरा दुनिया स्वयं को द्वितीय विश्व युद्ध के नजदीक खड़ा पा रहा था। पूरा दुनिया का लगने लगा अब द्वितीय विश्व युद्ध बहुत ही क्या है? नजदीक है। अब अगला हेडिंग है नाजीवाद का प्रभाव, ठीक ना।
यानी जर्मनी पर नाजीवाद पार्टी का क्या क्या प्रभाव पड़ा, हिटलर के राज्य का क्या क्या प्रभाव पड़ा। पहला पॉइंट है यूरोप के अन्य देशों में स्वतंत्रता विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहन मिला, ठीक ना। जर्मनी के अलावा यूरोप में और भी जो भी देश थे, यूरोप का महादेश है ना, और भी जो देश थे वहां पर क्या हुआ, स्वतंत्रता विरोधी की भावना जगी। अगला है विश्व में शांति विरोधी वातावरण का निर्माण हुआ तथा राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को आघात पहुंचा, ठीक ना। तो पूरे दुनिया में क्या हुआ, शांति विरोधी वातावरण का निर्माण हुआ। अगला पूरे विश्व में साम्यवाद विरोधी आंदोलन में तेजी आई, ठीक ना। पहले क्या था, साम्यवाद का विरोध जो है सब देश कर रहा था, लेकिन जब से यहाँ हिटलर आया, जब नाजीवादी पार्टी का गठन किया, अब ये विरोध थोड़ा तेज हो गया। क्या हो गया, तेज हो गया, जोर शोर से विरोध करने लगा। अगला है यूरोप में तुष्टीकरण की नीति का प्रचलन हुआ, ना। सबको मतलब क्या 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 संतुष्ट कर दिया गया, सब आदमी अपने आप में लगा कि हम जो है ना, अब हम लोग सक्षम है, इस बात से हम लोग क्या है, तुष्टीकरण है, ठीक ना। तो तुष्टीकरण की नीति का प्रचलन हुआ। अगला क्या, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक ना। अगला हेडिंग है हिटलर की विदेश नीति। हिटलर की विदेश नीति, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्साई की संधि की अपमानजनक शर्तें लाद दी गई थी, ना। जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, वर्साई की संधि हुई थी। और वर्साई के संधि के बाद क्या हुआ, टोटल जितना भी जो चीज था वो टोटल किस पे लाद दिया गया, जर्मनी पे लाद दिया गया। सैनिक एवं आर्थिक रूप से जर्मनी को पंगु बना दिया गया, ठीक ना। सैनिक जर्मनी को क्या किया गया, पैसे कौड़ी से पंगु बना दिया। इसका टोटल सैनिक वगैरह भी क्या कर दिया गया, छीन लिया गया, उस माध्यम से भी पंगु बना दिया गया। पूरे जर्मनी में वायमर गणतंत्र की स्थापना हुई, ठीक ना, एवं मित्र राष्ट्रों के खिलाफ बदले की भावना प्रज्वलित हो रही थी। वायमर गणतंत्र, जो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वायमर संविधान भी कहते हैं ना, वायमर संविधान की स्थापना हुई। हिटलर ने इस परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाया एवं बड़ी सावधानी से विदेश नीति का अवलंबन किया। कि वायमर गणतंत्र का फायदा उठा के विदेश नीति का अवलंबन किया। उसने विदेश नीति के मूल सिद्धांत, ठीक ना। तो पूछेगा हिटलर के विदेश नीति के क्या क्या सिद्धांत थे, इसको हम लोग लिखेंगे। हिटलर के विदेश नीति के मूल सिद्धांत, लिखना है हिटलर के विदेश नीति के मूल सिद्धांत निम्न थे। मूल सिद्धांत निम्न थे, ठीक ना। निम्न यानी क्या होता है, यानी मान लो नीचे थे। तो क्या हिटलर के विदेश नीति के मूल सिद्धांत क्या क्या थे, ठीक ना। सब्जेक्टिव में जब भी पूछेगा ऐसे पूछेगा, हिटलर के विदेश नीति के मूल सिद्धांत क्या क्या थे, ठीक ना। या हिटलर के विदेश नीति के मूल सिद्धांत को लिखें तो आंसर यहाँ से लिखेगा, हिटलर के विदेश नीति के मूल सिद्धांत निम्न थे। कौन कौन, देखो निम्न में पहला क्या, वर्साई संधि को भंग करना। वर्साई की संधि को भंग करना, पहला पॉइंट क्या, पहला विदेश नीति ये क्या अपनाया पड़ा, जैसे भी हो वर्साई की संधि को भंग करना। भंग यानी कि नष्ट करना, ठीक ना। वर्साई की संधि को नष्ट करना है, खत्म करना है। दूसरा पॉइंट था पूरे जर्मनी को क्या करना था, एक सूत्र में बांध के रखना था। सारी जर्मनी जाति को एक सूत्र में संगठित करना। पूरे जर्मनी को, इसका क्या दूसरा नीति क्या था, पूरे जर्मनी जो अलग अलग भागों में जो बटा हुआ था, ठीक ना, सभी को एक जाति में क्या करना था, बांध के रखना था। इसका दूसरा जो है ये था, ठीक ना। तीसरा पॉइंट क्या था इसका, तीसरा था जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करना। जर्मनी क्षेत्र जितना बड़ा था, ठीक ना, उसको और बढ़ाना था। और क्या करना था, बढ़ाना था, दूसरे देश सब पे अधिकार करके, ठीक ना, अपने क्षेत्र का विस्तार करना था और अधिक बढ़ाना था। जर्मनी साम्राज्य
जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करना। अगला पॉइंट क्या है? जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक ना। अगला क्या है? साम्यवाद के प्रसार को रोकना। चौथा पॉइंट इसका लिखेंगे साम्यवाद के प्रसार को रोकना, ठीक है। साम्यवाद जो जोर शोर से जो प्रचार प्रसार हो रहा था, ठीक ना, हिटलर का सिद्धांत था, उसको जैसे भी हो क्या करना है? रोकना है। तो ये 4 सिद्धांत जो है हिटलर के विदेश नीति में आते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या करो? नोट करो। देखो आगे ये 4 सिद्धांत पढ़ लिए, ठीक ना। ये था इसका क्या था? मूल सिद्धांत। ये क्या था इसका? विदेश नीति के मूल सिद्धांत, ठीक ना। लेकिन हिटलर का विदेश नीति क्या क्या था? अभी क्या समझे? विदेश नीति के मूल सिद्धांत, विदेश नीति के इसके 4 मूल सिद्धांत थे। पहला, वर्साई की संधि को भंग करना, ठीक ना, बर्बाद करना था। दूसरा, पूरे जर्मनी को एक सूत्र में बांध देना। तीसरा क्या है? जर्मनी साम्राज्य के विस्तार करना। और चौथा क्या था? साम्राज्यवाद के प्रसार को रोकना, ठीक ना। ये था मूल सिद्धांत। हिटलर की विदेश नीति क्या क्या थी? इसका विदेश नीति क्या क्या था? तो विदेश नीति में पहला है जैसे इसका राष्ट्र संघ से पृथक होना, हल्ला मत करो। दूसरा है वर्साई की संधि को भंग करना। तीसरा है पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता। चौथा है ब्रिटेन से समझौता। पांचवा है रोम बर्लिन दूरी। छठा है कॉमिंटर्न विरोधी समझौता। सातवां है ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया का विलय। आठवां है पोलैंड पर आक्रमण, ठीक ना। सबको समझते हैं बारी बारी से, ठीक ना। पहला क्या है? राष्ट्रसंघ से पृथक होना। हिटलर ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम 1929 में जेनेवा निःशस्त्रीकरण की शर्तें सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू करने की मांग की, ठीक ना। तो हिटलर क्या किया? जेनेवा समझौता जो 1933 में हुआ था, उसमें जो बातचीत कही गई थी, ठीक ना, उसको बोला गया केवल जर्मनी में ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी देश हैं सब में क्या करो? एक समान रूप से लागू करो। एक समान रूप से हर जगह क्या करो? लागू करो। परंतु जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने जर्मन प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया एवं 1933 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। जब लगा कि जेनेवा समझौता में मेरा दाल नहीं गल रहा, ठीक ना, मेरा बात कोई भी नहीं मान रहा, वो अपने जर्मनी सैनिक को, जर्मन के आदमी को, सबको वहां से वापस बुला लिया। बोला किसी को जेनेवा में इस सिद्धांत में लागू नहीं होना है। दूसरा है वर्साई की संधि को भंग करना। 1935 ईस्वी में हिटलर ने वर्साई की संधि को निःशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। तो 1935 में क्या किया? जर्मनी ने वर्साई की संधि को तोड़ने का प्रयास किया और पूरे जर्मनी में क्या किया? तो अनिवार्य सेवा लागू कर दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि अब जर्मनी अपने को वर्साई संधि से मुक्त समझेगा, ठीक ना। वो बोल दिया कि अब से जर्मनी वर्साई की संधि के अंडर नहीं रहेगा बल्कि जर्मनी अपने आप को वर्साई की संधि से मुक्त समझेगा। पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता, ना, पोलैंड के साथ 10 वर्ष का क्या हुआ? एक समझौता हुआ था, एक कमेटी बना था। हिटलर ने 1934 में पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि की जिसके अनुसार यह तय हुआ कि वे एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं का किसी भी प्रकार अतिक्रमण नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे। कितना नंबर होगा? 15 पॉइंट लिखो। हिटलर ने हिटलर ने 1934 में पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि की। संधि यानी समझौता, ठीक ना। यानी क्या क्या समझौता किया गया? हिटलर ने 1934 में पोलैंड देश के साथ एक समझौता किया
कि 10 साल तक हम तुम पे कोई हमला नहीं करेंगे, 10 साल तक तुम भी हम पे कोई हमला नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए समझौता किया कि 10 साल तक कोई भी जो है देश एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा, ये समझौता किया। अगला ब्रिटेन से समझौता, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, ठीक ना। जून 1935 में जर्मनी तथा ब्रिटेन में समझौता हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया कि वह जर्मनी, ठीक ना, वह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकता है, बशर्ते वह अपनी नौसेना 35% से अधिक ना बढ़ाए, ठीक ना। क्या हुआ ब्रिटेन और जर्मनी में, इंग्लैंड और जर्मनी में भी एक समझौता हुआ। इस समझौता में क्या हुआ, ठीक ना, वो अपनी सैन्य शक्ति का मतलब हुआ स्थल सेना और क्या वायु सेना, ठीक ना, यानी आर्मी और एयरफोर्स, ठीक ना। आर्मी और एयरफोर्स, आर्मी यानी जो उसको स्थल सेना कहते हैं, जो जमीन पे रहता है ना, एयरफोर्स जो कि हवा में जो हवाई अटैक करता है, ठीक ना। ये समझौता हुआ कि ब्रिटेन अपना स्थल सेना वायु सेना बढ़ा सकता है, लेकिन नौसेना मतलब कि पानी में रहने वाली सेना, ठीक ना, यानी कि नाविक बोलो, नेवी बोलो, ठीक ना, इसको वो 35% से अधिक नहीं बढ़ाएगा, 35% से अधिक नहीं बढ़ाएगा, वो 35% तक ही सीमित रखेगा। यह समझौता हुआ इंग्लैंड और जर्मनी के बीच। हिटलर की यह एक बड़ी कूटनीतिक विजय थी, ठीक ना। हिटलर क्या बहुत ही कूटनीति से यहाँ पे सब कुछ हासिल करते गया। अब अगला है रोम बर्लिन दूरी। हिटलर की आक्रामक नीति ने जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया था, अंतर्राष्ट्रीय और देश के बिरादरी से क्या हो गया, एकदम अलग हो गया। अतः मित्र की तलाश में हिटलर ने इटली की ओर हाथ बढ़ाया और इस प्रकार रोम बर्लिन दूरी का निर्माण किया, ठीक ना। अब जो है जर्मनी सबसे अलग हो रहा था, अब इसको एक दोस्त की आवश्यकता थी, ठीक ना। ये क्या किया, दोस्त की तलाश में जो है किसके वो तरफ हाथ बढ़ाया, जर्मनी, इटली की तरफ, ठीक ना। इटली की तरफ जो हाथ बढ़ाया कि इटली का जो भी शासक था बोला हमको तुमसे क्या करना है, दोस्ती करना है। इन दोनों मित्रों ने स्पेन के सैनिक शासन जनरल फ्रैंको को भी मदद पहुंचाई। इटली और जर्मनी दोनों मिलकर जर्मनी जो है क्या किया, स्पेन को भी मदद पहुंचाया। अगला पॉइंट है कॉमिंटन विरोधी समझौता। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिंटन विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में संपन्न हुई, जो कालांतर में धूरी राष्ट्र के नाम से जाना प्रसिद्ध हुआ, ठीक ना। ये पूछ लो, क्या ये लिखोगे यहाँ पे, ठीक ना। इसमें पूछेगा तो बोलोगे धूरी राष्ट्र किसे कहते हैं, धूरी राष्ट्र किसे कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट में क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा धूरी राष्ट्र, धूरी राष्ट्र, ये डेफिनेशन है, धूरी राष्ट्र किसे कहते हैं। पूछ दिया धूरी राष्ट्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ये लिखना है, ठीक ना। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिंटन विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ, 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धूरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, धूरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक ना। अगर पूछ दिया धूरी राष्ट्र क्या है, तब ये डेफिनेशन लिखना है, ठीक ना, कि इटली, जर्मनी और जापान के बीच कॉमिंटन विरोधी समझौता हुआ था, ठीक ना।
वही समझौता बाद में क्या हुआ, धुरी राष्ट्र के नाम से फेमस हुआ। पूछ सकता है तो सुनो ना, पहले ऑब्जेक्टिव आप पूछेगा। और कामिंटर्न विरोधी समझौता कब हुआ था? 1936 ईस्वी में, ठीक ना। कामिंटर्न विरोधी समझौता कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। और यही समझौता आगे चलकर क्या कहलाया? धुरी राष्ट्र कहलाया। तो आगे दिया गया ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया का विलीन, ठीक ना। समझते हैं क्या है। जर्मन भाषा भाषी को एक सूत्र में बांधना भी हिटलर की विदेश नीति का ही लक्ष्य था, ठीक ना। जर्मनी में क्या था, सभी लोग, सभी जाति के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, ठीक ना। जिसका एक विदेश नीति था कि सभी भाषा को क्या करना, एक राष्ट्र में बांधना, ठीक ना। सभी भाषा भाषी को जो भी जर्मन भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलने में जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में है, उन सभी को एक जगह करना है। अतः वह ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, ना। चाहता था ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला ले। किसे मिला ले? हल्ला मत करो। ऑस्ट्रिया को भी कहाँ मिला ले? जर्मनी में मिला ले, ठीक ना। प्रारंभ में इटली ने विरोध किया, परंतु अंततः ऑस्ट्रिया को जर्मन साम्राज्य में मिला लिया गया। फलतः हिटलर का मनोबल काफी बढ़ गया। पहले इटली क्या क्या मना, क्या नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकता, तुम जो है ऑस्ट्रिया को जर्मनी में नहीं मिला सकता, ठीक ना। फिर क्या हुआ, बाद में इटली भी मान गया। चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड में, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड में जर्मन जाति के लोग रहते थे। अतः हिटलर ने चेक सरकार से सुडेटनलैंड की मांग की, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया, ठीक ना। यहाँ एक देश है चेकोस्लोवाकिया, वहाँ पर एक जगह सुडेटनलैंड, वहाँ पर जो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, जर्मन जाति के लोग रहते थे। तो वहाँ के सरकार से क्या किया, हिटलर मांग किया कि एक काम किए कि ये सुडेटनलैंड हमको दे दीजिए, ठीक ना। सरकार क्या किया, इनकार कर दिया कि ये मेरे देश का हिस्सा है, हम तुमको क्यों देंगे। फलतः इंग्लैंड, फ्रांस एवं इटली के अनुरोध पर 1938 के म्यूनिख सम्मेलन में सुडेटनलैंड जर्मनी को दे दिया गया, ठीक ना। उसके बाद ये ऐसा दिमाग लगाया, इंग्लैंड से दोस्ती किया, फ्रांस से दोस्ती किया, इटली से दोस्ती किया, ठीक ना। सबसे दोस्ती करने के बाद सबसे उसको क्या किया, चेकोस्लोवाकिया को सबसे बुलवाया। इटली भी बोला वही बात इसको दे दीजिए, फ्रांस भी बोला, उसके बाद जो है जर्मनी अपना खुद बोला। सबके सहमति से फाइनली क्या हुआ, तो जर्मनी को सुडेटनलैंड दे दिया गया। लेकिन हिटलर तो पूरे चेक गणराज्य को हस्तगत करना चाहता था। हिटलर चाहता था पूरे चेकोस्लोवाकिया को अपने में ले लें, ठीक है। अतः उसने 1939 में ही समस्त चेक गणराज्य पर अधिकार कर लिया। तो पूछेगा ठीक ना कि हिटलर ने समस्त चेक गणराज्य पर अधिकार कब कर लिया? 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध जब होने वाला था उस समय हिटलर क्या किया, तो पूरे जो है चेक गणराज्य पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक ना। कोनो महीना में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कोनो महीना में क्या होगा, और अंत जाके जो है क्या हुआ, सितंबर महीना में 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, आरंभ हो गया। इसके बाद उसने मेमेल बंदरगाह पर भी अपना अधिकार कर लिया। बंदरगाह समझा चुके हैं, ठीक ना, जहाँ पानी का जहाज रुकता है। तो एक था मेमेल बंदरगाह, वहाँ भी अपना ये क्या किया, अधिकार कर लिया। परंतु मित्र राष्ट्र मुख्य दर्शन की भूमिका में बने रहे, जिसने हिटलर का मनोबल बढ़ता गया। मित्र राष्ट्र एकदम क्या थे, चुप थे। अगला पोलैंड पर आक्रमण, ये लास्ट टॉपिक है। पोलैंड के डांजिंग बंदरगाह पर आक्रमण करना हिटलर का अगला लक्ष्य था। हिटलर का नेक्स्ट टारगेट क्या था? इसका नेक्स्ट टारगेट था कि पोलैंड का एक बंदरगाह था जिसका नाम था डांजिंग बंदरगाह। क्या नाम था? डांजिंग बंदरगाह। उस पर क्या करना था, आक्रमण करना था, उसको अपने कब्जे में लेना था। पोलैंड को बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए जर्मनी का कुछ भूभाग दे दिया गया था, जिसे पोलिश गलियारा कहा जाता था, ठीक ना। तो पूछेगा पोलिश गलियारा किसे कहते हैं? तो पोलैंड को बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए जर्मनी का कुछ भाग दे दिया गया था, ठीक ना। उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिश गलियारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिश गलियारा कहते हैं, ठीक ना। वो दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, हिटलर ने डांजिंग बंदरगाह तथा पोलिश गलियारे की मांग की, एवं इसी प्रश्न पर जब उसने पोलैंड पर 1 सितंबर 1919 को आक्रमण किया, ठीक ना, ये क्या किया, बोला पोलिश गलियारा हमको दे दो और डांजिंग बंदरगाह भी क्या करो, हमको दे दो। जब इस पे जो क्या किया, वो लोग अस्वीकार कर दिया, हम नहीं देंगे, तो क्या हुआ, जर्मनी ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण कर दिया कि तुम क्यों नहीं देगा, नहीं देगा, हम तुमसे छीन लेंगे। क्या करेंगे? छीन लेंगे, ठीक ना, कर दिया। तो फ्रांस, इंग्लैंड आदि ने हस्तक्षेप किया और इस प्रकार जो है उसी दिन से द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, शुरुआत हो गई। पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। इस युद्ध में हिटलर का तंत्र लड़खड़ा गया तथा फ्रांस की असाधारण सफलता के बाद मित्र देशों की शक्ति के सामने, अल्लाह मत करो, जर्मनी पराजित हो गया। मित्र देश एक तरफ था, ठीक ना, जिसके कारण ये क्या, जर्मनी पराजित हो गया, इसको हार का सामना करना पड़ गया। 1945 में जब विजयी सेनाएं बर्लिन पहुंची
तब तक हिटलर अपने बंकर में आत्महत्या कर चुका था, ठीक ना। 1945 में जब जीतने वाली सेनाएं, जो सेना जीत चुकी थी, वो कहाँ पहुंची? बर्लिन। तो क्या देखता है वो लोग कि हिटलर जो है अपने बंकर में क्या क्या आत्महत्या कर चुके हैं। हिटलर को कोई मारा नहीं था, बल्कि ये खुद मरा था, ठीक ना। हिटलर क्या क्या खुदकुशी किया था, आत्महत्या किया था, ये अपने आप को क्या किया? खत्म कर लिया, ठीक ना। ये हार को बर्दाश्त नहीं कर सके, इतना प्रयास किए, इतना कुछ किए, फिर भी हम क्या किए? द्वितीय विश्व युद्ध में हार गए। इस प्रकार विश्व समुदाय को एक तानाशाह से मुक्ति मिली एवं वैश्विक शांति हुई। अंततः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक ना। पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये लिखेंगे यहाँ पे। हिटलर क्या था? तानाशाह शासन था, ठीक है ना। तो उससे क्या दुनिया को आजादी मिला। लिखेंगे यहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हो गई? स्थापना हुई। ये पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? याद रखना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, ठीक ना। इसी लास्ट टॉपिक के साथ तुम लोग का ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।